नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मार्च के पहले शिफ्ट के एसएससी CHSL 2019 टीयर 1 के पेपर के, जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग DI भी करेंगे। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो तो मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप ID भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन होता है आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरी चीज़, PDF वगैरह भी वहीं पे शेयर किए जाते हैं, या कोई क्विज होती है वहीं पे शेयर कर देता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम डाउनलोड करके। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डेटा ऑफ 5 कंपनीज ABCD विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल रेशियो एम्प्लॉय। कहा गया 5 अलग अलग कंपनी ABCDE और उसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉय का जो रेशियो है वो शो करता है। ठीक है, कहा गया इफ द कंपनी D, ABCD आप 5 कंपनियां देख पा रहे होंगे, आगे वाला जो है बिलो एवरेज और एबव एवरेज में मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कहा गया कि कंपनी डी में द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज एबव द एवरेज सैलरी इज 16%, यानी कि कंपनी डी की अगर हम बात करें तो जो एबव एवरेज सैलरी पाते हैं, यानी कि एबव एवरेज सैलरी बोले तो ये वाले, यानी कि ऑरेंज कलर वाले, वो 16% है, यानी ये 16% है। ठीक है, कहा गया विच इज इक्वल टू 80। अगर 16% इज इक्वल टू 80 है तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 1% बराबर 5, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए 500। ठीक है, तो कहा गया देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिलो एवरेज सैलरी आर। अब आपको पता है 500 में से 80 लोग ऐसे हैं जो बिलो एवरेज सैलरी पाते हैं, एबव एवरेज सैलरी पाते हैं, यानी कि एवरेज से ऊपर सैलरी पाते हैं। तो कितने कम पाते होंगे, एवरेज से कम कितने पाते होंगे, 500 माइनस 80 यानी कि 420। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन। कहा गया 25 मैन यानी 25 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 डेज। एक टास्क है जिसको 16 डेज में 25 मैन कर सकते हैं। अगर 4 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 5 मोर मैन विद इक्वल वर्कमैनशिप मतलब इफिशियंसी सबकी बराबर थी, ज्वाइन देम, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड फॉर ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। आपसे पूछा गया बचा हुआ कार्य कितने दिन में हो जाएगा। 25 आदमी के 16 दिन का कार्य था, 4 दिन बाद, यानी कि 25 आदमी के 16 दिन का कार्य था। जब उन्होंने 4 दिन कार्य कर लिया तो कितना कार्य बचा होगा, 25 आदमी के 16 दिन का था, 4 दिन हो चुका है, यानी 25 आदमी के 12 दिन का बचा हुआ। अब कहा गया कि अब 5 और आदमी आ जाते हैं समान इफिशियंसी के, यानी कि अब आदमियों की संख्या 25 5 30 हो जाती है। तो कहा गया जो रिमेनिंग वर्क है, यानी ये वाला वर्क करने में 30 आदमियों को कितना दिन लगेगा। खत्म हो गया प्रश्न। आपको पता है 25 आदमी के 12 दिन का कार्य 30 आदमी कितने देर में करेंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे ये 5 हो गया, 5 दूनी 10 दिन, आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन हम करेंगे क्योंकि ये SSC में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, तो ये आज भी पूछ लिया गया, तो ऐसे पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर पे फोकस करने को ज़्यादा कहता हूँ। अब देखो 4/√3 + √2 + 1 दिया गया है। आप क्या काम करिए, इसको उठाइए 4/√3 + √2 + 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 माइनस √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी ऊपर भी √3 माइनस √2 + 1 से। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे नीचे क्या बन रहा है, a + b × a - b। देखिए इतने को अगर a माने, इतने को b, तो a + b × a - b, यानी आपका हो गया 4 टाइम्स ऑफ √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यानी 3 माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 2 √2, और 3 + 2 √2 3 में से घटेगा तो ये हो जाएगा -3 - 2 √2, यानी आपका 3 3 कट गया, यानी -2 √2 बचा हुआ है। -2 √2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा -√2। अब -√2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो गया -√6 + 2 और +√2, और ये बराबर दिया गया है a + b√2 + c√3 माइनस d√6। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम कांस्टेंट टर्म की तुलना करें तो a इधर मिल रहा है, 2 इधर मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट सारे हैं लेकिन जिसमें रूट नहीं है, तो तुलना करेंगे तो ये a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है,
अगर हम तुलना करें √2 के कोफिशिएंट की तो b बराबर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर हम बात करें √3 के कोफिशिएंट की तो इधर √3 है, इधर √3 नहीं है, यानी कि c बराबर हो जाएगा 0। और अगर √6 के कोफिशिएंट की तुलना करें तो आपका d बराबर आ जाएगा 1। अब आपसे कहा गया था चारों का सम यानी a + b + c + d, तो 2 1 3 0 3 और 1 4, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक आदमी 40 आइटम कुछ प्राइस पे खरीदता है। ही सोल्ड सम आइटम्स एट 30% प्रॉफिट बाय सेलिंग देम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स, ठीक है। कहा गया ही सोल्ड सम आइटम्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग देम एट अ प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स, ठीक है। कहा गया द रिमेनिंग आइटम्स आर सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट इज। ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि एक आदमी क्या काम करता है, 40 वस्तुएं खरीदता है। हम मान लेते हैं 40 वस्तुएं 10-10 रुपए की खरीदता है, यानी कि वो 40 वस्तुएं अगर 10-10 रुपए की खरीदता है तो 400 रुपये उसके टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, और एक वस्तु का क्रय मूल्य है 10 रुपये, ठीक है। अब कहा गया ही सोल्ड सम आइटम्स एट प्रॉफिट ऑफ 30%। आपको पता होगा कि अगर 30% पे बेच रहे हैं तो 10 रुपये की खरीदी वस्तु 13 रुपये में बेचनी पड़ेगी। और आपसे कहा गया कि कुछ वस्तुएं ऐसी बेचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 13 अगर x वस्तुएं ऐसी बेचता है तो 13x रुपये में बेच देता है, 13x रुपये में बेच देता है। अगर x वस्तुएं 13 रुपये में बेचता है तो 13x रुपये में बेच देता है। और कहा गया ये जो 13x है वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया कि ये 260 के बराबर है, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य तो हमने 10 लिया था। समझ रहे हो। हमसे कहा गया कि 400 रुपये का उसने कुछ कुल इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपये प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदी। अब कहा गया 30% लाभ पे कुछ वस्तुएं बेच दी। हम मान लेते हैं x वस्तुएं 30% लाभ पे बेची, यानी x वस्तुओं को 13 रुपये के हिसाब से बेचा, यानी 13x रुपये उसने इन्वेस्ट किया। और ये जो 13x है वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये 260 के बराबर है, यानी यहाँ से हमारा x बराबर आ गया 20, ठीक है। x बराबर 20, यानी कि 20 वस्तुएं उसने कितने के लाभ पे बेची, 30% के लाभ पे बेची। 20 वस्तुएं 30% के लाभ पे बेची। समझ आ गया। अब आपसे कहा गया और रिमेनिंग को 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। रिमेनिंग को बची कितनी, अरे 20 वस्तुएं, 40 वस्तुओं में से 20 वस्तुएं तो बिक चुकी हैं, यानी 20 वस्तुएं जो बची उनको 18% प्रॉफिट यानी कि 11 रुपये 80 पैसे में बेच दिया। 20 वस्तुओं को अगर 11 रुपये 80 पैसे में बेचेंगे तो कितने का बिकेंगी ये वस्तुएं, 236 रुपये की, 236 रुपये की। आपको दिया गया कि सर 260 रुपये इधर बिकी थी, 236 रुपये इधर बिकी थी, टोटल रुपये हो गए 496। 400 की वस्तु 496 में बिकेगी तो 24% का प्रॉफिट आएगा, 24% का प्रॉफिट आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या जब आपने यहाँ निकाल लिया था कि 20 वस्तुएं बिकी हैं तो आप कह सकते थे कि सर कुछ वस्तुओं को 30% पे बेचा गया, कुछ वस्तुओं को 18% पे बेचा गया, और हमारा नेट लाभ अगर x% का होता है, आपको पता है 20 वस्तुएं इधर बिकी हैं, 20 वस्तुएं इधर, यानी अनुपात इनका 1:1 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 30 - x बराबर हो जाना चाहिए x - 18, यानी 30 - x बराबर x - 18 अगर होना चाहिए तो x को इन दोनों का माध्य होना चाहिए, यानी x बराबर 30 + 18/2 यानी कि 48/2 यानी 24%। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया ये सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC हुज साइड्स आर गिवन। AB बराबर 10, AB बराबर 10 दिया गया, BC बराबर 8, BC बराबर 8 दिया गया, और CA बराबर 12, CA बराबर 12 दिया गया, ठीक है। क्योंकि एज सोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ AD इंटू BF, AD इंटू BF की वैल्यू बतानी, AD इंटू BF की वैल्यू बतानी, ठीक है। AD को अगर हम A माने तो ये भी A हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये 12 - A हो जाएगा, ठीक है। ये 12 - A हो गया तो ये भी 12 - A हो जाएगा। अगर ये 12 - A हो गया पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा, A - 4 हो जाएगा। अगर A - 4 ये है तो ये भी A - 4 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AE की लंबाई हमने 10 ली है, तो AE की लंबाई A ली है, और पूरा AB 10 है, तो EB की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी EB की लंबाई हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरा 10 था, उसमें से A है, तो EB की लंबाई 10 - A हो जाएगी, ठीक है। EB की लंबाई 10 - A, और EB इधर से दूसरे साइड से अगर हमने ऐसे मतलब स्पर्श रेखाओं वाला वो लगाया तो यहाँ से हमारा A - 4 आ रहा है, बस बराबर हो गया। यानी यहाँ से हमारा 2A = 14 आ गया, यानी A = 7 आ गया। अब अगर A = 7 है तो आपसे AD यानी AD की वैल्यू 7 इंटू
बी एफ आपने a-4 कहा था, यानी 7 - 4 3 हो गया, तो 7 × 21 आपका आंसर आ गया। प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ 2/3 टू द पावर 3 टू द पावर 2x प्लस 3 टू द पावर -3/4 इज इक्वल टू 2/3 पावर 2/3 पावर 3x प्लस 7 पावर -6/5, तो आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट में 2 - 42x की। अब देखिएगा, आपको पता है दोनों साइड में बेस इक्वल है, और आपको पता है a पावर b पावर c की वैल्यू होती है a पावर bc, यानी आपका a पावर bc इधर लिखा हो, a पावर dm इधर लिखा हो, तो दोनों को बराबर कर दो पावर को ही, तो 3 सबका मल्टीप्लाई ही करना है, यानी आपको दिया गया 3 × 2x प्लस 3 × -3/4, यानी ये हो गया -9/4 × 2x प्लस 3, ये बराबर 2/3 × -6/5 × 3x/7, यानी ये हो गया आपका -4/5, अरे 2/3 × -6/5 क्या हो जाएगा, -4/5 × 3x प्लस 7, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, यानी आपका हो गया, ऐसे देखिएगा 9 × 5 = 45, यानी 45 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 × 16 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 7, ये तो हो गया 3x प्लस 7। अब देखिएगा 45 दूना 90, 90 में से 48x घटेंगे तो ये हो जाएगा 42x इज इक्वल टू 16 × 7 = 112 में से 135 घटेगा -13, माइनस 45 × 135 में से 112 घटेगा, 112 में से 135 घटेगा -23, 42x की वैल्यू -23 आ गई। आपको निकालना क्या है, अंडर रूट में 2 - 42x, यानी अंडर रूट में 2 - 42x, 42x बराबर 23 है, तो -42x प्लस 23 हो जाएगा, यानी हो गया अंडर रूट में 23 × 2 = 25 वर्गमूल 5। अगले प्रश्न पे आते हैं, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया PA एंड PB are tangent to the circle and O is the center of the circle. The radius is 5 cm and PO is 13 cm. The area of the triangle PAB is m. आपको वैल्यू निकालनी है √m/15 की। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आपको दिया गया एक, ये दिया गया एक सर्कल, इस पे खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं P बिंदु से, एक का नामकरण PA, एक का नामकरण PB कर दिया गया। O सेंटर है, O यहाँ पे कहीं पे है, AB को मिला दिया गया, AB को मिला दीजिए, OA को मिला दिया गया, OB को मिला दिया गया, ठीक है, इतना किया गया। अब आप ध्यान से देखिए, PA की लंबाई आपको नहीं दी गई, OA बराबर 5 दिया गया, OP बराबर पूरा 13 दिया गया। अगर OP 13 है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो AP की लंबाई 12 हो जाएगी, यानी ये 12 हो गया, ठीक है। हम इसको जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, ये लंबवत प्रतिच्छेद करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x, तो पूरा 13 है, तो ये 13 - x हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब आपको 2 AM की वैल्यू निकालने के 2 तरीके दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल OAM में AM लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी AM का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 - x², ट्राइंगल OAM में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल AMP में आए तो AM को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 माइनस 13 - x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लंबाई है और दो तरह से निकाली गई, हम लिख सकते हैं। 13 - x के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये हो जाएगा 13 - x का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 144 माइनस 25 119। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a + b × a माइनस b, यानी 13 × 13 - 2x बराबर 119, यानी 13 - 2x बराबर हो जाएगा 119/13, या 2x = हो जाएगा 13 - 119/13, यानी 169 - 19/13, यानी 150/13, सॉरी 50/13, 50/13, यानी x की वैल्यू हो गई 25/13। किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 25/13। अब काम खत्म हो गया इनका, भाई साहब का जो हमने कैलकुलेशन की थी वो खत्म हो गया। x की वैल्यू जो आई है उसको हम नोट कर ले रहे हैं, x बराबर 25/13 हो गया, बस काम खत्म इनका। अब हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 25/13, इसको हम कहीं नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपसे कहा गया ट्राइंगल PAB की एरिया m है। अगर आपको ट्राइंगल PAB की एरिया निकालनी है तो मैं कहता हूँ कि PAM की एरिया निकाल के 2 गुना कर दो। अब यहाँ से PAM की एरिया निकालते हैं, कलर चेंज करते हैं, PAM की एरिया, तो ट्राइंगल PAM की एरिया क्या हो जाएगी, PAM की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस AM इंटू हाइट MP, वैल्यू पुट कर दो, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू AM।
AM की लंबाई अभी हमने निकाली, अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर 625/169 इंटू MP की लंबाई कितनी है 13 माइनस एक्स, यानी 13 माइनस 25/13, यानी 169 माइनस 25/13, ये 144/13 हो जाएगी। 144/13, ये रूट के बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना इतना तक रूट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से 25 कॉमन लेके 5 बाहर निकाल दीजिए, यानी 5 बाहर निकल आया, तो आपका बचा कितना 1 माइनस 25/169, यानी 1 माइनस 25/169, जो कि हो जाएगा 144/169। कितना हो जाएगा 144/169 और इंटू 144/13 आपका अलग लिखा हुआ है, यानी ये आपका हो गया 5/2 गुड़े 144/169 12/13 और गुड़े 144/13, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ कट वट रहा है, काट दीजिए जो कट रहा है, आपका 2 से कट गया, ये हो गया 6, ठीक है, और आपका कितना बचा, हाँ ये हो गया 30 गुड़े 144/169, यही तो आया, हमने क्या किया, ठीक है एकदम सही चल रहा है। हाँ अब आपका आ गया, ये आया है ट्रायंगल PAM की एरिया। अब ट्रायंगल PAM की एरिया अगर इतनी है तो आप पूरे ट्रायंगल PAB की एरिया हो जाएगी इसकी 2 गुना, यानी आपको जो M दिया गया था, M की वैल्यू है इसका 2 गुना, यानी कि ये दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 इंटू 144/13 गुड़े 13 169, यानी आपका हो गया 60 गुड़े 144/169 169। और आपको निकालना क्या है, अंडर रूट में M/15, अंडर रूट में M/15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 गुड़े 144/169, और इसी के बटे 15 करना था, यानी 169 में 15 का गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको जो निकालना था वो था अंडर रूट में M/15, M की वैल्यू है 60 गुड़े 144/169 और उसी के बटे 15 था, यानी हर में 15 का गुणा हो जाएगा। 15 1 15, 15 चौको 60, 4 का वर्गमूल 2, 144 का वर्गमूल 12, तो 12 दूना 24 ऊपर हो गया, और बटे 169 का वर्गमूल 13 नीचे हो गया, तो आपका आंसर आ गया 24/13। अब देखो ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जाने लायक था, अगर था तो हाँ लिखें, अगर नहीं था तो बताएं कि कमेंट में कि ये क्या पूछा जा सकता था, उसमें नहीं पूछा जा सकता था, ठीक है। तो लेकिन अब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब CHSL को अब ईजी नहीं लेना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए आपका आंसर यही है सेकेंड। कहा गया कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन द ईयर्स फ्रॉम 2012 टू 2019। आपको कंपनी का अलग अलग सालों में प्रॉफिट दिया गया है और प्रॉफिट इंक्रीज भी दिया गया। तो कहा गया सबसे ज़्यादा दिए गए सालों में किस में इंक्रीज आया। आप देखें 2013 में 26.88% का इंक्रीज हुआ, इससे ज़्यादा किसी में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपका किसी कितने भी सालों में पूछा जाता तो 2013 हो जाता आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ़ ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी, तो ए कॉस ए माइनस बी साइन ए की वैल्यू क्या होगी। इसको जो वैल्यू निकालनी है उसको के मान लीजिए, अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आपका आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, जहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1। यहाँ पे आएगा 2ab साइन ए कॉस है, यहाँ पे आएगा माइनस 2ab साइन ए कॉस है, ये कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, यानी के की वैल्यू हो गई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही निकालना था। कहा गया किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 8% की कमी की जाती है, तो नेट इफेक्ट एरिया पे कितना पड़ेगा। तो आपको पता है 12% इंक्रीज, इसको मैं कई तरीके से करवाता हूँ, एक वैल्यू मान के करो, एक सक्सेसिव से आज करते हैं हम, मेरी अक्सर आदत है कि मैं वैल्यू मान के करवा देता हूँ, लेकिन आज सक्सेसिव से करते हैं। कहा गया लंबाई को 12% बढ़ाया गया और 8% चौड़ाई को कम किया गया। आपको पता है अगर x% y% का सक्सेसिव होता है तो क्या हो जाता है, आपको पता है x% y% दोनों सक्सेसिव वृद्धि होती, तो हम कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव में है तो x प्लस वाई यानी कि प्लस माइनस वाई यानी x माइनस वाई, और प्लस एक्स वाई बाई 100 यानी प्लस x इंटू माइनस वाई बाई 100, यानी ये भी माइनस एक्स वाई बाई 100, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8, 12 8 96/100 यानी माइनस 0.96, यानी आपका हो गया 12 में से 8 घटेगा 4, 4 में से 0.96 घटेगा 3.04, और चूंकि पॉजिटिव आया है तो ये बढ़ेगा,
यानी कि 3.04% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कहा गया कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डाटा ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर ए कम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम कॉलेजेस A B C D एंड E। 5 कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जितने लोग अपीयर होते हैं वो भी दिखाया गया, जितने लोग क्वालिफाई होते हैं ये भी दिखाया गया। अब कहा गया कि कॉलेज ने क्वेश्चन पे आते हैं, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी जो ऊपर ग्राफ दिया गया इसके आधार पे, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉलेजेस B एंड D इज। आपको डिफरेंस निकालना है, जितने परसेंट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, जितने परसेंट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, दोनों का अंतर निकालना। तो 420/560 ये B में क्वालिफाई कर रहे हैं, परसेंट में निकालना है तो ये आपका हो गया 14×42, 14×4 = 3/4 यानी 75%, ये B में हो रहे हैं। और D की अगर हम बात करें तो ये हो रहे हैं 432 आउट ऑफ 480। आपको दिख रहा होगा 480 से 48 कम है, यानी कि 480 से 10% कम है, यानी ये हो जाएगा 90%। अब आपको अंतर पूछा गया था 75% और 90% का क्या अंतर है, तो आप कहेंगे 90 - 75, आपका आंसर हो जाएगा 15, बस खत्म। कहा गया इन ए 56 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:2। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:2 सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर। द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर विल बी। आपसे कहा गया कि मिल्क और वाटर का कुछ मिक्सचर है जिसमें 5:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का 5:2 के अनुपात, यानी 7 अनुपात बराबर 56 लीटर, यानी 1 अनुपात बराबर 8 लीटर, यानी मिल्क है 8 पंचे 40 लीटर और वाटर है 16 लीटर। अब कहा गया द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, यानी कि इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7:2, यानी कि हमें रेशियो बनाना है 7:2, यानी कि वाटर की 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, तो मिल्क के साथ 2 = 16 लीटर वाटर है जो कि रेशियो में 2 के बराबर है, तो यानी कि 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 8 लीटर, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 8 लीटर, 1 रेशियो अगर 8 लीटर के बराबर है तो 7 रेशियो, यानी ये 56 लीटर हो गया। यानी हमें किसी प्रकार से दूध 56 लीटर करना है, तभी इनका अनुपात 7:2 होगा। तो यही पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर, तो कितना दूध होगा तभी ये 7:2 के अनुपात में होगा, यानी 56 लीटर। कहा गया इफ द वैल्यू ऑफ दिस वन, कितना दिया गया 3x√y + 2y√x अपॉन 3x√y - 2y√x -3x√y - 2y√x अपॉन 3x√y + 2y√x इज सेम एज दैट ऑफ √x इंटू √y। तो आपसे कहा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये a + b इंटू a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4ab, यानी 4 टाइम्स ऑफ a 3x√y इंटू b 2y√x, ये हो गया अपॉन a² - b² यानी 3x√y का स्क्वायर यानी 9x² माइनस 4y²x, ये बराबर है √x√y के। ठीक है, अब आप काट पीट दीजिए, √x√y कट गया, यहाँ पे आपका बच्चा कितना 4 या 12 दूने 24, 24xy बटे, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं xy कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 9x - 4y, ये बराबर बचा 1, xy से xy कट गया, यानी आपका हो गया 9x - 4y = 24। यही रिलेशन था। कहा गया एक आदमी ने 10,000 रुपये उधार लिए। कहा गया ही लेंट ए पार्ट ऑफ इट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 years अमाउंटेड टू 6500, द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ही लेंट एट। कहा गया कि 10,000 रुपये उसने उधार दिए हैं, उधार लिए नहीं है, उधार दिए हैं, 10,000 रुपये थे, उसका कुछ भाग 15% पे उधार दिया और कुछ भाग 10% पे उधार दिया। ठीक है, कहा गया ही रिसीव्ड आफ्टर 5 years अमाउंटेड टू 6500, यानी कि उसको साल के मतलब 5 साल के अंत में 6500 रुपये ब्याज के रूप में मिले। 5 साल में अगर 6500 मिलते हैं, 1 साल में 1300 रुपये मिलेंगे, और 10,000 का 1300 कितना परसेंट हुआ 13%, यानी उसने कुछ इस प्रकार से भागों को बांटा कि 15% और 10% का मिक्सचर 13% आ रहा है। तो आप निकालिए 15 - 13 2, 13 - 10 3, यानी कि अनुपात क्या होगा 3:2। अब आपको पता है कि जो 10,000 रुपये हैं वो 3:2 के अनुपात में डिवाइड किए गए, यानी कि 6,001 डिवाइड किया गया 4,001। अब ये पूछा गया था इनका अंतर कितना हो गया, तो 6 - 4 यानी 2,000 पूछा गया था। कहा गया
इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू √108 सेंटीमीटर, देन द अदर्स 2 साइड्स आर। कहा गया कि एक साइड 7 है, दूसरी साइड को हम a मान लेते हैं, तीसरी साइड को b। तो 7 + a + b बराबर आपको 18 दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं a + b बराबर 11, a + b बराबर 11। ठीक है, और आपको दिया गया कि एरिया जो है वो इक्वल टू है किसके, √108 के, यानी हम कह सकते हैं हीरोज फार्मूला से आप कह सकते हैं अंडर रूट में जब पेरीमीटर पूरा 18 है तो हम कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर 9 होगा, जो कि होता है हीरोज फार्मूला से अंडर रूट एस मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू s - a 9 - 7 2 इंटू s - b यानी कि 9 - b इंटू s - c 9 - c बराबर एरिया दिया गया √108, यानी रूट कट गया, 9 दूनी 18 छक्के 108, यानी आपका हो गया 9 - b इंटू 9 - c इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए अगर हम b की वैल्यू 3 रख देते हैं और c की वैल्यू 8 रख देते हैं, देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, b की वैल्यू अगर 3 रख देते हैं, c की वैल्यू 8 रख देते हैं, तो यहाँ पे 3 रखिए 6 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और 3 8 11 भी हो जाएगा। अब आप देखिए 11 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, देखो 11 के दो फैक्टर तो सभी दिए गए हैं, 11 को 2 टुकड़ों में यहाँ सभी में बांटा गया। अब दूसरा जिस पे सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत क्या कहते हैं माथा पच्ची करनी पड़ेगी अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे। तो ऑप्शन से कर लीजिएगा, आसान रहेगा। कहा गया 1 - 10a अपॉन 1 + 10a इज इक्वल टू दिस वन, तो आपसे cot a की वैल्यू पूछेगी। आपको पता होगा tan a tan b 1 होता है अगर a + b 90 हो, ऐसे ये भी, ऐसे ये, यानी आपका बचा कितना, अच्छा ये हमने गलत काट दिया, 39 और 51 कटेगा, यानी आपका बचा कितना 1 - 10a अपॉन 1 + 10a कितना हो जाएगा, 1 - 10a अपॉन 1 + 10a बराबर हो जाएगा tan 30 1 अपॉन √3 इंटू tan 60 यानी कि √3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/3। अब 1 - 10a अपॉन 1 + 10a 1/3 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 - 3 tan a इज इक्वल टू 1 + tan a, यानी 4 tan a इज इक्वल टू 2, यानी कि tan a इज इक्वल टू 1/2, यानी cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, cot a इज इक्वल टू 2। कहा गया इफ x इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई 11 1/4 देन द वैल्यू ऑफ 81x। कहा गया x जो है वो इस संख्या का स्क्वायर है, तो आपको 81x निकालना है। आप पहले से इसको सॉल्व करिए। ऑफ मतलब सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 2/5, ऑफ मतलब यहाँ ऑफ लिखिए, ऑफ मतलब इंटू होता है, इंटू 6 चौको 24 1 25/4, 25/4, 5 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 2, यानी 5/2, और 5/2 में 3/7 से डिवाइड करना है, यानी ये हो गया 5/2 गुणे 7/3, यानी 35/6। अब 35/6 ऑफ में क्या लिखा है, 7 के नंबर 7 2 9/7, 9/7, 7 5 35, 3 3 9 3 दूनी 3 3 9 3 दूनी 6, यानी 15/2 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 15/2 इसकी वैल्यू हो गई, कितने की वैल्यू हो गई, 15/2 इतने की। अब 15/2 को मतलब 11 सही 1/4 से डिवाइड करिए, तो यानी 15/2 को 11 सही 1/4 से, यानी कि 11 चौको 44 1 45/4 से डिवाइड करिए, 45/4, तो 15 3 45, 2 दूनी 4, यानी आपकी वैल्यू हो गई 2/3। और जो x है वो इसका स्क्वायर है, यानी कि x बराबर है 2/3 का स्क्वायर, यानी x बराबर हो गया 4/9। अब आपको निकालना है 81x, यानी यहाँ से 81x बराबर हो जाएगा 81 × 4/9, यानी 9 × 4, यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया रवि स्टार्ट्स फ्रॉम हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल एट 8:20 AM. If he runs his cycle at 10 km/h, he reaches his school 8 minutes late. And if he drives the cycle at speed of 16 km/h, he reaches his school 10 minutes early. कहा गया स्कूल स्टार्ट्स है, ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर उसका घर मतलब दूर है, या हम ऐसे माने कि टी समय बाद उसे पहुंचना चाहिए, टी समय कोई निर्धारित समय है जिस पे उसे पहुंचना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखिएगा अगर टी समय में उसे पहुंचना है और दूरी हम मान लेते हैं ए है, दूरी हम मान लेते हैं ए है, वो टी समय में पहुंचता है। ठीक है, टी समय जो निर्धारित समय है उतने में पहुंचना चाहिए उसको, तो वो समय पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि ए को वो 10 से जब जाता है
तो टी से कितने मिनट लेट हो जाता है, 8 मिनट लेट हो जाता है, यानी इससे 8 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी 8/60 हो जाएगा, घंटे बदल लीजिए। और कहा गया ए को अगर वो 16 से जाता है तो उसको कितना समय लगता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी टी माइनस 10/60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपसे कहा गया कि ओरिजिनल टाइम क्या लगना चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल टाइम निकाल लीजिए। तो आप क्या काम कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। तो ये आपका हो जाएगा 16/10 यानी कि 8/5 बराबर टी प्लस, ऐसा कर लीजिएगा, टी प्लस ये आपका मिनट में ही रहने दीजिए। मिनट में रहने देंगे तो यहाँ पे हमारा टी की वैल्यू भी मिनट में आ जाएगी, यानी टी प्लस 8/t-10। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8t-80 इज इक्वल टू 5t + 40, यानी 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 120, यानी t इज इक्वल टू 40 क्या मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पे घंटे को मिनट में नहीं मिनट को घंटे में नहीं बदला था, तो हमारा t बराबर 40 मिनट आ गया। यानी निर्धारित समय पे अगर उसे पहुँचना है तो t समय में उसे स्कूल पहुँच जाना चाहिए। और आपने कहा 8:20 पे वो चलता है, 8:20 पे वो चलता है, और अगर वो 40 मिनट में पहुंच जाता है तो वो निर्धारित समय पे पहुंच जाएगा। यानी कोई व्यक्ति 8:20 पे निकले घर से और 40 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच के सही समय पहुंच जाए तो स्कूल कितने बजे से शुरू होता है, 9 बजे से। अरे 8:20 में 40 मिनट जोड़िए। मैंने क्या कहा कि हम मान लेते हैं उसका स्कूल कितने दूरी पे है, ए दूरी पे है, और टी समय वो निर्धारित समय है जिस पे उसे पहुंचना है। अब ए को 10 से जाता है तो टी से 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं, अगर ए को 16 से जाता है तो उसे टी से 10 मिनट कम लगते हैं। हमने डिवाइड कर दिया, मिनट को मिनट में रहने दिया, टी की वैल्यू 40 आ गई जो कि मिनट में है। आपका आंसर आ गया कि 9 बजे पहुँचना चाहिए। कहा गया a% ऑफ 240% इज सी, यानी कि 2.4 a बराबर सी दिया गया है। कहा गया एंड c% ऑफ ए, यानी कि c% ऑफ ए इज, c% ऑफ ए बोले तो c% मतलब कि देखो ऐसे समझो पहले। कहा गया a% ऑफ 240 इज सी, यानी कि 240 गुणे a/100 बराबर सी आपको दिया गया। ठीक है, यानी आपको सीधे सीधे दिया गया है, ये कट गया ये कट गया, यानी हम कह सकते हैं 5c इज इक्वल टू कितना, 12a। अब देखिए, और कहा गया c% ऑफ ए, यानी कि a गुणे c/100, सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 12/5 100, ये बराबर दिया गया 117.6, 117.6, यानी आपका हो गया 500 इधर आ जाएगा, यानी ये हो गया 12a/500 बराबर 117.6, यानी आपका हो गया 12a बराबर 50 गुणे 1176। तो 12 9 108, 12 8 96, यानी ए, ये a इंटू ए था, a² यहाँ पे आ रहा है, a² बराबर हो जाएगा 50 गुणे 98 यानी 4900, a² 4900 हो गया तो a बराबर 70 हो गया। अब आपसे कहा गया देन द वैल्यू ऑफ a + c, अब यहाँ पे a की वैल्यू निकल ही आई, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी आपका हो गया 5c इज इक्वल टू 12 है, यानी कि c बराबर 12/5 गुणे a 70, यानी कि 12/5 गुणे 70 को हम क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 14 कर सकते हैं। तो 12 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 168। अब आपसे कहा गया था a + c की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू 70 आई है, c की वैल्यू 168, तो दोनों को जोड़ के 238 कर देंगे। कहा गया ये सेकेंड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट p टू सर्किल सो दैट इट मेक्स द सर्किल फर्स्ट एट a, मतलब ये मीट करती है सर्किल को a पे और फिर गोज थ्रू द सेंटर एंड लीव्स द सर्कल एट b। इस प्रकार से एक सेकेंड ड्रा करते हैं, यहाँ मिलती है, यहाँ सेंटर से पास होती है और b पे बाहर निकलती है। कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम p टू द सर्किल इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका p अगर ये पॉइंट है तो ये 12 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है, और रेडियस कहा गया 5 है, रेडियस कहा गया 5 है, तो आपसे p से a के बीच की दूरी बतानी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बताइए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, पूरा आपको बताइए इतना 13 हो जाएगा, यानी ये 8 है। आपसे p ही तो पूछा गया था, ये 8 ही हो जाएगा, बात खत्म, समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कॉलेजेस ए बी सी डी ई एफ सी टी एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द कॉलेज। यानी कि आपको दिया गया है पहले ए बी सी डी ई एफ 5 कॉलेजेस हैं जहाँ पे कितने मतलब बच्चे इनरोल होते हैं परसेंटेज में दिखाया गया, फिर उसमें मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया। कहा गया बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 9800, यानी टोटल स्टूडेंट्स अगर 9800 हों तो बी में बच्चियों की संख्या कितनी होगी, यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी। आपको दिया गया है कि 100% बराबर 9800। अब आपसे कहा गया बी कॉलेज, बी कॉलेज कहाँ पे है, बी कॉलेज है आपका ये वाला,
यानी कि 16% लड़कियां हैं इसमें, यानी 98 गुणे 16 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 16% लड़कियां नहीं, 16% स्टूडेंट्स हैं, यानी 9800 अगर कुल स्टूडेंट्स हैं तो उसका 16% बी में है, यानी बी में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी 98 गुणे 16। अब कहा गया इसमें लड़कियों की संख्या निकालनी। आपको पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है किस कॉलेज में, बी कॉलेज में 5:9 है, यानी बॉयज़ अगर 5 है तो गर्ल्स 9 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं गर्ल्स का हिस्सा हो जाएगा 9/9 5 14, तो हो गया 14 सत्ते 98, ये आपका हो गया 16 गुणे 63, यानी कि 16 तियाँ 48, 16 छक्का 96 400, यानी 1008 लड़कियां हैं हमारे कॉलेज में। कहा गया ये शॉपकीपर पेज 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एज टैक्स वाइल परचेजिंग एन आइटम हुज कॉस्ट इज 500, यानी 500 रुपये का सामान था, उस पर 12% उसने टैक्स देके खरीदा, यानी कि उसने 60 रुपये और दिया तो 560 का उसे पड़ा। ठीक है, कहा गया ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? आपसे कहा गया कि वो कितना फ़ायदा कमाना चाहता है 20% का, 20% का फ़ायदा कमाना चाहता है, यानी 112 रुपये का फ़ायदा कमाना चाहता है, यानी वो 672 में बेचना चाहता है। और 16% के डिस्काउंट के बाद, यानी मार्केट प्राइस पे अगर वो 16% का डिस्काउंट दे, यानी 84/100 का बेचे, तो उसे 672 में वस्तु बेचनी है। इसका 8 गुना ये है, यानी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 गुणे 8, यानी कि 800 हो जाएगी। ठीक है, कहा गया tan अल्फा इज इक्वल टू 2/√13, तो आपसे cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sec स्क्वायर अल्फा अपन cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 3 sec स्क्वायर अल्फा पूछा गया। देखिएगा ये है 2, ये है √13, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 13 4 17 √17। ठीक है, अब cosec अल्फा कितना हो जाएगा √17/2, यानी कि 17/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 17/13 बटे, ये हो जाएगा 17/4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना 17/13। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका कितना बचेगा, अरे ये 17 सब में काट दीजिए, यानी बचा कितना, ये बचा 1/4 प्लस 2/13, यानी कि 13 और 8 21/52, और इधर बचा 13 माइनस 12, यानी 1/52, तो 52 दोनों में कट गया, यानी 21/1 बचा, यानी 21 आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो, 17 काट दिया, ये आपका 2/13 बचा, 13 का इधर गुड़ा 4 दूनी 8, 13 8 21 हो गया। ऐसे सिमिलरली 13 इधर 4 तियाँ 12 इधर 1 इधर बचेगा, हर दोनों का बराबर ही है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 से डिविजिबल है। अब 10 से डिविजिबल संख्या के यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, काम खत्म। कहा गया सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की विच अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स। ठीक है, and their average marks reduced by 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is. कहा गया कि एक स्टूडेंट मतलब एक एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ लोग एग्ज़ाम देते हैं। कहा गया कि आंसर की में कुछ लोचा हो गया, मतलब कोई घपला हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि 48 स्टूडेंट्स का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 48 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 78 से घट के 66 हो जाता है, यानी इन लोगों का एवरेज 12 घट जाता है। ठीक है, 12 घट जाता है, और जो कुछ मतलब जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज 3.5 बढ़ जाता है, उनका एवरेज 3.5 बढ़ जाता है। कहा गया इसके कारण क्या होता है कि सभी स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 4.5 से घट जाता है, यानी कि 4.5 से घट जाता है, 4.5 से घट जाता है। तो आपसे कहा गया कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया एग्जाम। अब आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए, 12% घटौती होती है, 3.5 बढ़ोतरी होती है, तो ओवरऑल 4.5 की घटौती होती है। घटाइए 12 में से 4.5, ये 7.5 हो जाएगा, और 4.5 घटौती में से 3.5 बढ़ोतरी घटाएंगे, यानी 4.5 रुपये आपका नुकसान हुआ है, 3.5 रुपये जो फ़ायदा है उसको घटाना है उसमें से, तो आप कहेंगे 4.5, या ये लिखा हुआ है -4.5, और ये प्लस में है, अरे जो बढ़े हैं तो वो प्लस में होंगे, और इसको घटाना है तो ये माइनस ऑफ प्लस 3.5, यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा -8। अब इसी का अनुपात निकाल लीजिए, तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा आपका इसका मतलब आ गया मिक्सचर एलिगेशन से कि 12 नंबर जिसका घटा है वो अनुपात में 8 के बराबर है। एवरेज जो 12 लोगों का घटा मतलब 12 नंबर घटा है, ऐसे 8 लोग हैं, और 3.5 नंबर जिनका बढ़ा है वो 7.5 लोग हैं। तो आपको जो ये 8 मतलब 12 नंबर जिनका घटा है, ये अनुपात में जो 8 के बराबर आ रहा है, ये वास्तव में दिया गया 48, यानी 8 बराबर है 48, तो 7.5 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 8 बराबर 48, 1 बराबर 6, 7.5 बराबर 45।
बस काम खत्म हो गया। अब आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 45, 48 लोग जिनका एवरेज घटा है और 45 लोग ऐसे हैं जिनका एवरेज बढ़ा है। तो आपका 48 प्लस 45 टोटल संख्या हो गई 93। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट में से एक लगी हो, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सारे शिफ्ट का सोल्यूशन करने के बाद हम आएंगे टॉपिक वाइज पे। तब तक काम रहें, कंपोज रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, और बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब करना